क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 250 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले का पर्दाफाश किया है। पूरा मामला पोंजी स्कैम का है, जिसे गोवा में बैठी डेजी मेनन नाम की महिला चला रही थी। दरअसल इस महिला ने हेलो टैक्सी के नाम से एक ऐप के जरिए ठगी का कारोबार शुरू किया। लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि कंपनी हेलो टैक्सी के नाम से टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है, जिसमें निवेश करने वालों को 200% का रिटर्न मिलेगा। जाहिर है, हर बार की तरह रिटर्न तो क्या, लोगों को मूलधन भी नहीं लौटा। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और ठगी के तार गोवा की 47 साल की डेजी मेनन के साथ जुड़ गए। पुलिस ने महिला की कंपनी से 60 कार जब्त की है, जबकि 33 और कार की पहचान कर ली गई है। कंपनी में करीब 1000 लोगों ने इन्वेस्ट किया था। मुकेश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, हर कुछ दिन के बाद इस तरह की ठगी के मामले सामने आते हैं। एक और मामला सामने आया है और लोग अपने लालच के शिकार हुए। देखिए, बिल्कुल हमने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक नोएडा में एक स्कीम चली थी, जिसमें ये कहा गया था कि बाइक बोट नाम की स्कीम थी। ये भी पोंजी स्कीम थी, जिसमें हजारों करोड़ रुपए लोगों से ठगे गए थे। तो बाइक बोट की तरह ये भी एक पोंजी स्कीम थी, जिसका नाम दिया गया हेलो टैक्सी। और इस कंपनी के लोगों ने निवेशकों से कहा कि अगर वो हेलो टैक्सी में, यानी कि जो ऐप बेस्ड टैक्सियां हैं, उसमें अगर निवेश करते हैं तो उनको हर साल 200% तक का मुनाफा होगा। लोगों ने झांसे में आकर उसमें निवेश कर दिया और जो लोग थे उनको बड़े बड़े होटलों में, 5 सितारा होटलों में उनके साथ मीटिंग हुई, सेमिनार हुए। तो लोगों को लगा कि शायद 200% उनको पैसा वापस मिलेगा, लेकिन करीब 1000 लोगों ने जब निवेश कर दिया और 250 करोड़ से ऊपर की रकम निवेश कर दी, उसके बाद कंपनी के लोगों ने निवेशकों का फोन उठाना बंद कर दिया, जिसके बाद मालूम चला कि ये उनके साथ जो है ठगी हुई है। फिर पुलिस में शिकायत हुई और पुलिस ने केस दर्ज करके काफी मशक्कत के बाद ये डेजी मेनन जो महिला है, इस कंपनी की डायरेक्टर है, इसको गोवा से गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक महंगी वॉल्वो कार बरामद हुई है और उसके बाद जांच के बाद पुलिस ने जो 60 गाड़ियां जो इस कंपनी द्वारा ली गई थी, जो कि एक डंपयार्ड में खड़ी हैं, उन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। कंपनी के कई बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। 3.5 करोड़ रुपए इस कंपनी के बैंक अकाउंट से मिला है, जिसको जब्त कर लिया गया है। 33 और गाड़ियों की पहचान हुई है। जांच में यह भी साफ हुआ है कि कंपनी ना तो सेबी और ना ही आरबीआई से इस कंपनी को अप्रूवल मिला था। तो कुल मिलाकर एक बड़ी पोंजी स्कीम लॉन्च हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इसके झांसे में आ गए और अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगा दी और बाद में उनको कोई भी पैसा नहीं मिला। शारिक, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक और घोटाला, एक और ठगी और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को। अब अगली खबर, चिन्मय आनंद केस में पलट गई पीड़िता। चिन्मय आनंद जो बीजेपी के पूर्व नेता हैं और वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उनके ऊपर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा अब अपने बयान से मुकर गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में जज के सामने वो अपने आरोपों से मुकरी। छात्रा के मुकरने के बाद उस पर बयान बदलने का केस की अर्जी दी गई है। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार की है कि छात्रा से इस मामले पर जवाब मांगा है। इसकी अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। तो यहां आपको बता दें कि शाहजहांपुर से लॉ की कर रही छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था। 5 सितंबर 2019 को दिल्ली में रेप और धमकी की शिकायत दी गई। 20 सितंबर 2019 को चिन्मय आनंद की गिरफ्तारी हुई। 5 महीने जेल में रहने के बाद 3 फरवरी 2020 को चिन्मय आनंद को बेल मिल गई थी। तो आपको बता दें कि लड़की के खिलाफ भी ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया था और वो अपने दोस्तों के साथ उसे भी जेल जाना पड़ा था और लंबा वक्त उसने भी जेल में गुजारा था। चिन्मय आनंद को तो बेल मिल गई, लेकिन चिन्मय आनंद पर यह आरोप लगा था, जैसा हमारे सहयोगी कमाल खान बता रहे थे, कि 376C का मामला दर्ज हुआ था, यानी अपने रसूख पद का उपयोग करके लालच देकर बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज हुआ था। बताया यह जा रहा है कि शायद उनके वकीलों ने, यानी पीड़िता के वकील ने, छात्रा के वकील ने यह सलाह दी कि तुम्हारा केस उतना मजबूत नहीं है, ऐसे में इसे वापस ले लेना ही बेहतर होगा। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन हां, चिन्मय आनंद के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि वो करीब 5 मिनट जेल में भी गुजार कर आए थे और इस मामले में कई वीडियोज भी सामने आए थे। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए।
कमाल, पहले दिन से आप इस केस पर नजर रखे हुए हैं। चिन्मयानंद एक रसूखदार व्यक्ति हैं। शाहजहांपुर का जो भी इंसान है वो उनको बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में क्या रही वजह? लड़की अब सच बोल रही है या तब सच बोल रही थी? देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि दोनों के बीच में कहीं सच्चाई हो। लड़की ने पहले रेप का आरोप लगाया था और वो चाहती थी कि रेप की दफाओं में चिन्मयानंद के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, लेकिन पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था वो 376C का मुकदमा दर्ज किया था। यानी कोई रसूखदार, कोई शख्स अथॉरिटी वाला अपने मातहत महिला के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाने की जो दफा होती उसमें यह मुकदमा दर्ज हुआ था। और चूंकि इस कार्रवाई की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा था, तो हाईकोर्ट ने भी उसको सही समझा था, क्योंकि एसआईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी थी और बताया था कि उन्होंने इन दफाओं में क्यों मुकदमा दर्ज किया है। तो एक तो वो दफा नहीं लगी जो लड़की चाहती थी, दूसरे लड़की के ऊपर एक वायरल वीडियो की बुनियाद पे एक मुकदमा कायम हो गया, जिसमें बताया जा रहा था, आरोप था कि लड़की और उसके साथी चिन्मयानंद की जो वीडियोस लड़की के पास थी वो उनको दिखा करके उनसे 5 करोड़ रुपए ब्लैकमेल करके वसूलना चाहते थे। इस आरोप में लड़की जेल चली गई और काफी दिन वो जेल में भी रही। हो सकता है कि लड़की को ये लगा हो या उनके लीगल एडवाइजर्स ने बताया हो कि आपका केस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि चिन्मयानंद साइड के जो वकील थे उनका कहना था कि जितनी भी वीडियो लड़की ने जारी की हैं चिन्मयानंद के साथ में, उसमें लड़की कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको दबाव में कुछ कराया जा रहा है। जो भी वो कर रही है ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सहमति से उनके साथ में है। तो हो सकता है कुछ ऐसी बात हो, और हो सकता है कि अदालत के बाहर चिन्मयानंद और लड़की में कुछ आपस में समझौता हो गया हो, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो चिन्मयानंद के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जो लड़की है छात्रा लॉ की, वो अपने बयान से पलट गई है। वहीं हाथरस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अब वहां के कृषि विभाग के गेस्ट हाउस में अपना अस्थायी दफ्तर बना लिया है। आज सीबीआई इस मामले में पीड़ित के दोनों भाइयों और पिता से बात कर रही है। अपने हाथरस के दफ्तर में ही सीबीआई दूसरे लोगों से भी केस के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम आज पीड़ित के घर से उसका कुछ सामान भी अपने साथ लेकर गई। कल भी पूरे दिन सीबीआई और उसकी फॉरेंसिक टीम अपनी छानबीन करती रही। कल मौकाए वारदात पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और जिस जगह पर पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया था वहां कोई नमूना नहीं मिला। और हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों को 3 स्तरीय सुरक्षा दी गई है। साथ ही यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस जांच को अपनी निगरानी में करवाए। आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे आशीष के पास चलते हैं, जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, लीगल एडिटर हैं। आशीष, क्या कुछ कहा है यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में, अगर आप विस्तार से दर्शकों को बता पाएं। जी देखिए शारिक, बहुत छोटा हलफनामा दाखिल किया है, क्योंकि 3 चीज़ों पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पिछले मंगलवार को। कल एक अहम सुनवाई होनी है गुरुवार को। तो यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बताएं कि गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है। दूसरी चीज़ कि क्या पीड़ित परिवार के पास कोई वकील है या नहीं है अपनी पैरवी कराने के लिए। और तीसरी चीज़ कि हाईकोर्ट में जो सुमोटो लिया है उसकी सुनवाई को कैसे विस्तार दिया जा सकता है, उसका दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ जो सुमोटो लिया था वो अंतिम संस्कार के ऊपर लिया था जो रात के समय किया गया था। तो यहाँ पर यूपी सरकार के होम स्पेशल सेक्रेटरी होम ने एक एफिडेविट दाखिल किया है और एक डीजीपी ने भी दाखिल किया है, और उनका ये कहना है सरकार का कि पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं पीड़िता जो है उसके घर वालों के और गवाहों को लेकर 8 सीसीटीवी कैमरे उनके घर में लगाए गए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनकी जो निजता है उसको कोई प्रभावित ना करे, लेकिन उनको छूट दी गई है, वो कहीं भी जा सकते हैं और किसी से भी मिल सकते हैं जिससे वो मिलना चाहें। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो और ट्रायल इस मामले का हो, इसलिए मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। तो एक बार फिर राज्य सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को मॉनिटर करे और सीबीआई को कहे कि वो हर 15 दिन में पाक्षिक रिपोर्ट एक जो है वो यूपी सरकार को दे, जिसे यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगाए। तो यहाँ पर एक अहम बात यह है कि
सीबीआई डायरेक्ट, यूपी सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई खुद कोई रिपोर्ट यहां पर दाखिल करे जांच की। वो चाहती है कि सीबीआई उनको दे और फिर यूपी के डीजीपी सुप्रीम कोर्ट को दे, जैसा कि होता नहीं है अक्सर। तो एक बड़ा मामला है जिसकी कल एक अहम सुनवाई होगी। जी शुक्रिया आशीष विस्तार से बताने के लिए कि आखिर यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में जो दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अर्नब गोस्वामी हाजिर हो। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संचालक अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजा है। 16 अक्टूबर को एसीपी के कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। अर्नब पर पालघर में संतों की हत्या पर अपने शो में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। दूसरा मामला बांद्रा में जमा हुई भीड़ का है। नोटिस के मुताबिक दोनों कार्यक्रमों के दौरान लॉकडाउन होने की वजह से दंगा नहीं भड़का। यह भी आरोप लगाया गया कि अर्नब गोस्वामी अपने शो में भड़काऊ बातें कहते हैं। पुलिस ने उन्हें 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए भी कहा ताकि वो कोई भड़काऊ बात अपने शो में ना करें। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, पहले तो यह खबर थी कि टीआरपी घोटाला, उसमें भी जो रिपब्लिक टीवी है उस पर कई आरोप लगे और उसमें भी पूछताछ चल रही है। अब यह दूसरा मामला है जिसमें उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो क्या एक तरीके से यह कहा जाए कि अब महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी को घेरने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिल्कुल ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अर्नब अपने शो में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर को घेरते रहे हैं और उसके बाद जब ये मामले दोनों उभर कर सामने आए हैं, खास करके टीआरपी घोटाला, और अब जो है ये जो नोटिस दी गई है, शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस दी गई है 111 के तहत, और इसमें बताया गया है कि 2 मामले दर्ज हैं। एक जो है कि पायधोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जो बांद्रा में जो स्टेशन के पास जब भीड़ जमा हुई थी 14 अप्रैल को, उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था जिससे लेके कि धार्मिक भावना भड़की थी। और दूसरा जो 21 अप्रैल को शो किया था उन्होंने, पालघर में संतों की हत्या की गई थी, उसको लेके कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था जिससे कि लोगों के 2 धर्मों में तनाव उत्पन्न हुआ था। तो दंगे भड़क सकते थे, लेकिन तब लॉकडाउन था इसीलिए बच गया। लेकिन इसीलिए आगे से इस तरह का व्यवहार न करें, इसीलिए एहतियातन उनके खिलाफ इस कार्रवाई की बात है। और 108 के तहत चैप्टर केस चलाने की बात चल रही है, जिसके तहत उन्हें 16 अक्टूबर को बुलाया गया है। वो है एसीपी के कार्यालय में, जो कि विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी का भी अधिकार है उनके पास। और साथ में कहा गया है कि 10 लाख का बॉन्ड भी उन्हें भरना है और एक ऐसे व्यक्ति के जरिए बॉन्ड भरना है जो कि समाज में प्रतिष्ठित हो, यानी आगे से इस तरह का कोई आचरण न करे, इसकी बात की गई है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में हम जाएं तो साफ तौर पर कहीं न कहीं ये दिखता है कि जो महाराष्ट्र सरकार है या मुंबई पुलिस है, अब वो धीरे धीरे जो रिपब्लिक के जो अर्नब गोस्वामी हैं उनको कहीं न कहीं एक तरह से अपने अंकुश में लेती हुई दिख रही है। जिस तरह से वो लगातार घेर रहे थे, अब जो बारी है वो मुंबई पुलिस की दिखाई पड़ रही है। बहुत संक्षेप में सुनील, या फिर उसमें अगर ये कहा जाए कि इतना वक्त क्यों लिया, यह भी सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस अब तक सो रही थी, अब क्यों कार्रवाई कर रही है। तो लेकिन फिलहाल वक्त है न्यूज क्राइम रैप का। दिल्ली के गुजरांवाला टाउन में नानक प्याऊ के पास बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों सहित 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बहनों की मौत हो गई। बुराड़ी के संत नगर में रहने वाले बच्चों के पिता जसपाल रात करीब 10 बजे अपनी कार में सीएनजी भरवाने निकले। उनके साथ उनकी 2 बेटियां, बेटा, पत्नी और मां कार में मौजूद थे। पंप पर मौजूद एक जानकार बच्चों को कुछ खिलाने के लिए सड़क की दूसरी तरफ ले जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार में टक्कर हो गई और उन 2 बच्चियों की मौत हो गई। हाथरस में एक और दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची को अकेला देख एक शख्स ने दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने देखा कि बच्ची लहूलुहान पड़ी। घटना के बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के निजामाबाद में एक फर्जी बाबा की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। फर्जी बाबा पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग के साथ छेड़खानी की कोशिश की। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पिटाई कर डाली।
पुलिस ने आरोपी फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक लड़की को जलाकर मार दिया गया। आरोप है कि इस घटना को उस व्यक्ति ने अंजाम दिया जिसके शादी के प्रस्ताव को लड़की ने मना कर दिया था। इस घटना में आरोपी भी घायल हो गया, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। हरियाणा के मेवात में 3 दशक पुराने लूट और हत्या के मामले की आरोपियों की तरफ गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को 33 साल बाद गिरफ्तार किया है। कहना है कि तीनों आरोपी 32 साल से फरार थे। लूट के दौरान बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या भी कर दी। चेन्नई में कस्टम विभाग ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो ड्रग्स को ऑस्ट्रेलिया ले जाता था। 30 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। इन्हें मसाले की पैकिंग में ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आज क्राइम रिपोर्ट इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।